Hello students, welcome back to my channel. I hope you are fine and at your home. So in the previous video we have discussed about SQL clauses and have told you that the constraint part I will cover in the next video, as that particular video is already very long. So in this video I will tell you about the SQL constraints. So before that, if you have not subscribed my channel, subscribe my channel and like that particular video, and if you will like, then share with your friends so that they will also get the useful information about the particular topics. So in this video, basically what we will learn about the constraints, and this video is very important for your SQL session. So listen all the things very carefully, concentrate over here only, otherwise if you will miss anything it will impact on your performance also, and जो अगर आपको कुछ भी रह गया इसमें समझने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी. So I hope all of you will see this video very carefully. So let's start the today's session. Constraints. So what are constraints? MySQL constraint is used to define rules to allow or restrict what values can be stored in column. So basically why we are using MySQL constraint? For defining certain rules to restrict, क्या हम restrict कर रहे हैं? The values which we are going to store in the column. तो in the constraint we are defining some rules. जो भी हम rules define कर रहे हैं वो rules के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कॉलम के अंदर जो भी हम वैल्यूज स्टोर करते हैं उनको रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को अगर आप फुलफिल करोगे तभी आपकी कॉलम के अंदर आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट एंटर द वैल्यू इन द पर्टिकुलर कॉलम. सो द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग कॉन्स्ट्रेंट इज टू इन्फोर्स द इंटीग्रिटी ऑफ अ डेटाबेस. कॉन्स्ट्रेंट का पर्पस क्या है? सो दैट योर डेटाबेस is accurate and consistent. Fine. So basically integrity का मतलब क्या होता है? What is the meaning of data integrity? Data integrity means that data contained in the database is both accurate and consistent. Integrity का मतलब ही यही होता है कि आप जो भी डेटाबेस के अंदर स्टोर करने जा रहे हो, आपका जो डेटा है वो क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए. तो इस वजह से हम क्या यूज करते हैं? वी आर यूजिंग SQL constraint for enforcing the integrity of data. Fine. So MySQL constraint are used to limit the type of the data that can be inserted into a table. जैसे मैंने अभी आपको बताया MySQL constraint हम क्यों यूज़ करते हैं? MySQL constraint हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी हम डेटा टेबल के अंदर एंटर कर रहे हैं उसमें कुछ लिमिट्स हों, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, हर कोई सारे डेटा को एंटर ना कर दे. क्लियर? सो देखते हैं MySQL constraints कितने टाइप्स के होते हैं. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ constraints in MySQL? देयर आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट MySQL constraint. फर्स्ट है आपका नॉट नल constraint, सेकेंड है यूनिक, थर्ड है डिफॉल्ट, फोर्थ वन इज प्राइमरी की, फिफ्थ इज फॉरेन की, एंड सिक्स्थ इज चेक constraint. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द constraints in detail. फर्स्ट इज नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट. देखो नेम से ही क्लियर है, नॉट नल मतलब नल नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली जब भी हम कॉलम के अंदर वैल्यू एंटर करते हैं, अगर हम किसी भी कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, उसको नल वैल्यूज ले लेता है. तो नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट क्या हेल्प करेगा कि आपको उस कॉलम के अंदर वैल्यू डालनी ही डालनी है. फाइन. अगर आप कॉलम के अंदर वैल्यू नहीं डालोगे तो वहाँ पर आपको क्या कर देगा, वो कॉलम के अंदर ब्लैंक वैल्यू एंटर ही नहीं करने देगा. फाइन. वो आपके ऊपर क्या करेगा, रोल इन्फोर्स करेगा आपको कि आपको वैल्यू डालनी है. सो इन MySQL बाय डिफॉल्ट अ कॉलम कैन होल्ड द नल वैल्यूज. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप SQL के अंदर कोई भी डेटा किसी भी कॉलम की वैल्यू स्किप करते हो तो वहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, नल वैल्यूज लेता है. सो नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट क्या इन्फोर्स करेगा, अ कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज, कि कॉलम के अंदर आप नल वैल्यूज दे ही नहीं सकते, आपको उसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन करना ही करना है. सो दिस इन्फोर्सेज अ फील्ड टू ऑलवेज कंटेन अ वैल्यू. नॉट नल का मतलब नल नहीं होगा, नल नहीं होगा तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पर होगी ही होगी.
which means that you cannot insert a record or update a record without adding a value to this particular field. Fine. So ध्यान से इस पॉइंट को देख लेना. Not null means you cannot insert a record or update a record without adding a value to the particular field, which field in which you have imposed the or written the not null constraint. Fine. तो नॉट नल हम किस पे लगाते हैं? हम टेबल क्रिएशन के टाइम पे अपने कॉलम्स पे लगाते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स. ठीक है, ऑल्टर करके भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटर है जिस टाइम पे आप टेबल क्रिएट करते हो उसी टाइम पे आप अपने कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दो. बिकॉज जब आपकी टेबल क्रिएट हो जाती है उसमें रिकॉर्ड एंटर हो जाते हैं, तो रिकॉर्ड एंटर करने के बाद हम कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं लगा पाते क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर वैल्यूज आप एंटर कर देते हो. तो कब लगाओगे आप कॉन्स्ट्रेंट? एट अ टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन. सो सी नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट ऑन क्रिएट टेबल. एग्जाम्पल क्या लिया है हमने? क्रिएट टेबल स्टूडेंट, टेबल का नाम लिखते हैं ना, क्रिएट टेबल देन टेबल का नाम. सो दैट मीन्स वी वांट टू क्रिएट अ टेबल हैविंग अ नेम स्टूडेंट इन विच वी वांट टू टेक अ कॉलम स्टूडेंट आईडी हुज डेटा टाइप इज इंट. तो स्टूडेंट आईडी किस टाइप की? इंटीजर टाइप की. नॉट नल. नॉट नल लगाने से क्या होगा? नॉट नल का सिंपली मीन क्या है कि अगर मैंने इस कॉलम को नॉट नल बना दिया तो स्टूडेंट आईडी में मैं नल वैल्यूज स्टोर नहीं करूंगी. दैट मीन्स स्टूडेंट आईडी मुझे के अंदर मुझे वैल्यूज डालनी ही डालनी है. सिमिलरली विद द फर्स्ट नेम. फर्स्ट नेम मैंने क्या लिया? वेरकेर. वेरकेर मतलब वेरिएबल करेक्टर. दैट मीन्स मैं इसमें कितने करेक्टर्स तक स्टोर करा सकते हैं हम? फर्स्ट नेम 30 करेक्टर्स तक. और उसको भी क्या बना दिए? नॉट नल. इसको भी नॉट नल बनाने का से क्या होगा? इसके अंदर भी हम नल वैल्यूज एंटर नहीं कर पाएंगे. देन हमने लिखा लास्ट नेम. लास्ट नेम को भी क्या बनाया? नॉट नल. उसके बाद हमने लिखा एज एंड देन एड्रेस एंड देन हमने क्या कर दिया? इस टेबल को क्लोज कर दिया. फाइन. सो इससे क्या होगा? जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी व्हेन यू आर गोइंग टू इंसर्ट द रिकॉर्ड in this particular columns where you have specified the not null, it will not allow you to enter any null values in that particular column, as well as it will not allow you to skip this column without entering any values. Fine. So that means हम age और address में null store कर सकते हैं because यहाँ not null नहीं है, but इनके अंदर हम not null store नहीं कर पाएंगे. Clear? So let's move on the नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट विच इज यूनिक कॉन्स्ट्रेंट. देखो नाम से क्लियर है, यूनिक. दैट मीन्स कुछ अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम चीजें नहीं होनी चाहिए. क्लियर? सो द यूनिक कॉन्स्ट्रेंट इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन कॉलम आर डिफरेंट. सिंपली यूनिक कॉन्स्ट्रेंट क्या इंश्योर करता है कि वट एवर द वैल्यूज यू आर गोइंग टू स्टोर इन अ कॉलम, जितनी भी वैल्यूज आप अपने कॉलम में स्टोर कर रहे हो वो सारी वैल्यूज दूसरी वैल्यूज से अलग होनी चाहिए. क्लियर? तो दैट मीन्स हम दो सेम नेम एंटर्स नहीं कर सकते, या अगर हम एड्रेस की बात करें तो हम सेम एड्रेस एंटर नहीं कर सकते. अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि हमें सेम नेम सेम एड्रेस या कोई भी ऐसा कॉलम हो जहाँ पर हमें यूनिक वैल्यू ही चाहिए, इन दैट केस वी कैन यूज द यूनिक कॉन्स्टेंट. बेसिकली हम कहाँ यूज कर सकते हैं? देखो आईडीज में यूज कर सकते हैं, है ना. आपका एडमिशन नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, वहाँ यूज कर सकते हैं. तो जहाँ हमें चाहिए कि डिफरेंट वैल्यूज यूज हों वहाँ हम यूनिक कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं. सो बोथ द यूनिक एंड प्राइमरी की कॉन्स्टेंट प्रोवाइड अ गारंटी फॉर यूनिकनेस फॉर अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम. प्राइमरी की हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इनके डिफरेंस और सिमिलैरिटीज भी हम प्राइमरी की के साथ ही देखेंगे. सो अ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट ऑटोमेटिकली हैज अ यूनिक कॉन्स्टेंट. ये क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा प्राइमरी की के साथ. बस अभी हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं यूनिक के. यूनिक कॉन्स्टेंट में हैव नल वैल्यूज वेयर एज इन प्राइमरी की नो नल वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड. यूनिक के अंदर हम नल वैल्यूज स्टोर कर पाएंगे जबकि प्राइमरी की में नहीं कर पाएंगे. ठीक है. So however you can have many unique constant as per table but only one primary key constant per table. एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम्स को आप यूनिक बना सकते हो. ठीक है. बट प्राइमरी की जो होती है वो एक टेबल में सिर्फ एक ही आप प्राइमरी की लगा सकते हो. सो यूनिक कॉन्स्ट्रेंट देखते हैं टेबल पे हम कैसे लगाएंगे, क्या सिंटेक्स है उसका. सिंपल सेम थिंग, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, देन स्पेसिफाई द कॉलम नेम. नॉट नल लेना है लो, नहीं लेना मत लो, इट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट. तो हमने सारे कॉलम स्पेसिफाई करे, कौन कौन से. आईडी लिया, नेम लिया, फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया, एज लिया, एड्रेस लिया. मुझे क्या करना है? यूनिक बनाना है किसको? स्टूडेंट आईडी को.
तो स्टूडेंट आईडी यूनिक बनाने का मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी के अंदर अब मैं कोई भी आईडी सेम नहीं ले पाऊंगी, है ना। जितनी भी स्टूडेंट आईडी हम एंटर करेंगे तो एक आईडी दूसरी आईडी से क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर? सो इट रिमूव डुप्लीकेसी ऑफ द रिकॉर्ड, योर रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक इन द केस ऑफ यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट इज डिफॉल्ट। देखो नाम ही क्लियर है, डिफॉल्ट मतलब पहले से ही ऐसा होना चाहिए। हम कहते हैं ना ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो बाय डिफॉल्ट नेचर है। तो अब देखो डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है, द डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट इज यूज टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। तो दैट मीन्स क्या है, अगर इस कॉन्स्टेंट में क्या होता है, अगर आप किसी कॉलम की वैल्यू नहीं लगाते हो, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू राइट द वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर कॉलम, तो उस केस में क्या करता है, वो एक डिफॉल्ट वैल्यू लगा देता है उस कॉलम पे। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट इस कॉलम की वैल्यू ये हो जाएगी इन केस इफ यू आर नॉट गोइंग टू एंटर द कॉलम। सो the default value will be added to all new records if no other values is specified, as I have cleared this point। अगर आप वहाँ पर कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं करते हो कॉलम की, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड कर देगा अगर कोई भी वैल्यू नहीं है उस पर्टिकुलर कॉलम की। सो डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट देखते हैं कैसे लगाएंगे आप टेबल पे। सेम यू हैव टू राइट क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, देन नंबर ऑफ कॉलम्स। If you want to apply some constraint, you can apply over here. Then what I have written, see ID, first name, last name, city, varchar 20, default, Delhi। इसका मतलब क्या है, आप when at a time when you are going to insert the record in a table, if you are not going to write the city name, by default it will enter Delhi for those cities जहाँ पर भी आप कोई भी सिटी का नाम एंटर नहीं करोगे। फाइन, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर हम किसी भी कॉलम के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ एंटर नहीं करते हैं, फाइन, दैट मीन्स अगर आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी एक नाम ले रहे हो किसी भी टेबल का, उसके अंदर आपने क्या करा, स्टूडेंट आईडी के अंदर अगर आपने आईडी नहीं एंटर करी और आपने नॉर्मल कॉन्स्टेंट भी नहीं लगा रखा, तो होगा क्या, बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, नल वैल्यू एंटर करेगा, है ना। दैट मीन्स अगर मैं सिटी वैरकैर 20 की बात करूं, तो ये सिटी कॉलम क्या करता, अगर मैंने डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट नहीं लगाया होता तो ये क्या करता, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इस कॉलम की वैल्यू इंसर्ट नहीं कराते तो ये क्या लिखता, वहाँ पे नल लिखता। बट अगर मैंने डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट लगा दिया तो वो वहाँ पर नल नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, एट अ टाइम व्हेन यू विल नॉट राइट एनी वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर सिटी कॉलम, इट विल ऑटोमेटिकली राइट दिल्ली ओवर देयर। डिफ़ॉल्ट वो क्या लिख देगा, दिल्ली लिख देगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट देखते हैं भाई, प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट। देखो जैसे अभी हमने डिस्कस करा, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट डिस्कस किया था, मैंने कहा था प्राइमरी की के साथ आगे देखेंगे क्या होता है। देखो प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट क्या करता है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल। तो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी की यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। देखो अब बेसिकली ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट्स एंड यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट एंड यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, डिफरेंस डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट और यूनिक कॉन्स्ट्रेंट में डिफरेंस क्या है। देखो प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट क्या करता है, वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई तो करता ही करता है, बट इसके अंदर हम नल कंटेन नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसमें नल वैल्यूज नहीं होती। इसका क्या मतलब है, इफ यू आर गोइंग टू राइट द प्राइमरी की कॉन्स्टेंट विद एनी कॉलम, दैट कॉलम विल नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज as well as in that particular column you cannot insert the duplicate values। fine, but unique की constant के अंदर हम null values enter कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी बोल्ड करके आपको दिखाया था ना, in unique की constant we can add the null values, whereas in the primary की constant we cannot add the null values। ठीक है, तो प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई द वैल्यूज एंड नॉट अलाउ द नल वैल्यूज, whereas यूनिक कॉन्स्ट्रेंट अलाउ द नल वैल्यूज। डिफरेंस तो मेजरली यही हो गया। अब सिमिलैरिटी क्या है, बोथ द कॉन्स्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड इन अ टेबल। दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो
टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। दैट मीन्स यूनिक की के अंदर भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एंटर नहीं करने देगा आपको, प्राइमरी की के अंदर भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एंटर नहीं करने देगा। सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, नल वैल्यूज का। क्लियर? तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना। नेक्स्ट रेफरेंस आप ये ले सकते हो, वी कैन create as many as unique key constraint in a particular table, but we cannot create more than one primary key column in a particular table. That means एक टेबल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की कॉलम बना सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? रूल्स में डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखोगे तो कोई भी एक कॉलम ऐसा होता है जो यूनिक होता है आपके किसी भी रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी को बस हम प्राइमरी की बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाना चाहूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आप क्या करते हो, फीस डिपॉजिट करते हो ना, तो बेसिकली वो आपके रोल नंबर से नहीं, आपके एडमिशन नंबर से आपके सारे रिकॉर्ड सेव करते हैं। और क्यों? क्योंकि हर क्लास में रोल नंबर 1 तो सारी क्लासेस में होता है ना, सेक्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, सब में सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में 1 रोल नंबर होता ही होता है। तो बेसिकली क्या चीज़ वहाँ पर यूनिक होती है फीस के टाइम पे? आपका एडमिशन नंबर। योर एडमिशन नंबर इज यूनिक एट अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू गेट एनरोल्ड इन द पर्टिकुलर स्कूल in a particular class. So with your admission number they used to search your records, और उस एडमिशन नंबर से ही आपका सारा रिकॉर्ड फैच करके लेकर आते हैं। ठीक है, तो एडमिशन नंबर उस केस में क्या होगा, आपका प्राइमरी की होगा। तो दैट मीन्स एडमिशन नंबर प्राइमरी की का मतलब क्या, यूनिक होगा सबका एडमिशन नंबर। कभी आपने देखा 2 बच्चों के एडमिशन नंबर सेम हो? कभी सेम नहीं होते, हमेशा यूनिक होते हैं। या फिर आपके बोर्ड के रोल नंबर्स देख लो आप। ठीक है, बोर्ड के अगर आप रोल नंबर्स देखो तो 10th और 12th के जितने भी रोल नंबर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया होता है ना, इंडिया के बाहर भी होता है बोर्ड एग्जामिनेशन, तो सबके रोल नंबर्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आपका 12th का रिजल्ट आता है तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना रोल नंबर एंटर करते हैं पोर्टल पे और उनका रिजल्ट फैच होकर आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका जो रोल नंबर है वो क्या है, यूनिक है, और वहाँ पर वो नल वैल्यूज भी नहीं ले रहा था। तो दैट मीन्स जब उस टाइम पे उन्होंने नंबर एलोकेट करे, उसी के साथ आपकी सारी डिटेल्स भी उन्होंने वहाँ पे स्टोर करी। जैसे ही आपने उस रोल नंबर को हिट करा, उस रोल नंबर के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी आपको मिल गई। ठीक है, तो जो आपके रोल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके यूनिक होते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया होता है डेटाबेस में, प्राइमरी की ही लगाई होती है आपके रोल नंबर्स के ऊपर। किसमें? बोर्ड में। और अगर आप नॉर्मल स्कूल की बात करो तो आपका एडमिशन नंबर क्या होता है, एक प्राइमरी की कॉलम की तरह वर्क करता है, सो दैट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड फैच होकर आता है जो यूनिक है। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि प्राइमरी की क्या है, कब लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट इन अ कॉम्बिनेशन। प्राइमरी की के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंगल एट्रीब्यूट लेते हैं और उस पर आप सिंपल क्या करते हो, अपना कंडीशन लगा देते हो। अब लगाई कैसे जाती है प्राइमरी की टेबल पे? सिंपल आप लिखोगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, एक टेबल बनाई स्टूडेंट, उसके अंदर हमने स्टूडेंट आईडी ली और स्टूडेंट आईडी को क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। दैट मीन्स इस स्टूडेंट आईडी के अंदर ना तो आप नल वैल्यूज स्टोर करा सकते हो और ना ही आप क्या करा सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर करा सकते हो। फाइन, बाकी तो जो भी आपको टेबल का सिंटेक्स डिफाइन करना है, उसमें फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है, सिटी, एड्रेस, जो भी आप लेना है वो आप लिख सकते हो। तो आई होप प्राइमरी की सबको समझ में आई होगी कि क्या होती है एंड प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस होता है। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ज़रूर पढ़ लेना। देन नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट इज फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट। देखो अब होता क्या है, हम जब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की सिस्टम की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन क्रिएट करना। हम यही बोलते हैं ना कि इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वी कैन क्रिएट द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर टेबल्स। तो वो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ RDBMS में, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कीज। ठीक है, तो फॉरेन कीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये प्राइमरी की, फॉरेन की, ये दोनों कीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी एक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए,
और पूरे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो उसको बहुत ध्यान से समझ लेना। जिसको समझ नहीं आया इस वीडियो को बार बार सुनते रहना, ठीक है। अ फॉरेन की इज अ की यूज टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। देखो मैंने अभी बोला ना फॉरेन की हम क्यों यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द फॉरेन की टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। जब भी हम दो डिफरेंट टेबल्स को आपस में रिलेट कराना चाहते हैं उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट यूज करेंगे, ठीक है। देन अ फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल डेट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। देखो फॉरेन की को हम रिलेट कैसे करते हैं, प्राइमरी की के साथ रिलेट करते हैं। एक टेबल की जो फॉरेन की होती है वो आपकी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है, ठीक है। क्या मतलब है इसका मैं आपको अभी समझा दूंगी, परेशान मत हो ज्यादा। देन द टेबल कंटेनिंग द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल एंड द टेबल कंटेनिंग द कैंडिडेट की इज कॉल्ड द रेफरेंस्ड और पेरेंट टेबल। तो जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होगी वो तो हमारी क्या हो जाएगी, चाइल्ड टेबल हो जाएगी, और जिस टेबल के अंदर क्या होगी, प्राइमरी की होगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, पेरेंट टेबल हो जाएगी। फाइन। सो अब मतलब क्या है देखो इसका, चाइल्ड टेबल का और पेरेंट टेबल का। मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। सपोज मैंने क्या किया, मेरे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है। कौन सी दो टेबल्स हैं भाई, एक तो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, और उस स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या कौन कौन से कॉलम्स हैं मेरे पास, स्टूडेंट, एक टेबल बना दी मैंने जी स्टूडेंट, ठीक है। उस स्टूडेंट टेबल पे मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या चीज़ है मेरे पास, कॉलम्स हैं कौन कौन से, मैंने बोला स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, और सो ऑन कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है। और स्टूडेंट के नेम्स के अंदर डिटेल एंटर कर लो, क्लास के अंदर जो भी क्लासेस हैं वो एंटर कर लो। देन एक टेबल बनाओ आप किसकी, फीस की, ठीक है। फीस में भी आप क्या लो, स्टूडेंट आईडी लो और डेट ले सकते हो आप, किस डेट पे फीस सबमिट हो रही है, फीस की आईडी या फीस का जो भी सीरियल नंबर है आप वो ले सकते हो। देन अमाउंट, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, देखो नॉर्मलाइज करते हैं हम टेबल को, सारा जो रिकॉर्ड्स होता है वो सारा एक ही टेबल में स्टोर नहीं करते। RDBMS जो होता है वो हमें नॉर्मलाइजेशन प्रोवाइड करता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आप डिफरेंट टेबल्स के अंदर उसको ब्रेक कर दो। देखो जैसे मैंने भी आपको बोला, मैंने एक टेबल ली है स्टूडेंट, उसके अंदर मैंने क्या करा है, 3 कॉलम्स लिए हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और क्लास। एक टेबल ली है मैंने फीस, फीस के अंदर मैंने क्या करा है, 4 कॉलम लिए हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, नॉट स्टूडेंट नेम, डेट, फीस आईडी एंड अमाउंट, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, टोटल कितने कॉलम्स हो गए अगर हम अभी बात करें तो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए हमारे, बताओ। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे यहाँ पर हो गए बेसिकली 7, ठीक है, 7 हो गए ना। एक टेबल में 3 कॉलम्स है, दूसरे टेबल में 4 कॉलम थे, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 7 कॉलम्स हो गए। तो अब बेसिकली होता क्या है, अगर हम सारे कॉलम्स एक ही साथ लिख लेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा उस टेबल को मैनेज करना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं, मतलब उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो इसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको, तो ज़्यादा क्लियर होगा। जस्ट सी ओवर हेयर। हाँ जी बेटा, बड़ा ध्यान से समझना। देखो उसको मैंने क्या बोला है, यहाँ पे 2 टेबल है, जैसे मैंने आपको अभी बोला है, एक स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं, एक फीस टेबल ले लेते हैं। स्टूडेंट टेबल के अंदर 3 कॉलम थे, SID, एस नेम और क्लास। फीस टेबल के अंदर मैंने 4 कॉलम ले लिए, SID, एस नेम, FID और अमाउंट। FID स्टैंड्स फॉर फीस अमाउंट, SID स्टैंड फॉर स्टूडेंट ID, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 7 हो गए। जैसे मैंने कहा, अगर सारे ही आप एक ही टेबल के अंदर रिकॉर्ड ले लोगे तो उस टेबल को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में जिस रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, हम उस डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट टेबल व्हाट आई टोल्ड, वी हैव डिस्कस्ड 2 थिंग्स। What are the 2 things? Foreign key is called the child table and primary key is called the parent table. तो यहाँ पर मैं ये कहती हूँ, जो मेरी student table है, in the student table this particular SID I will make it as a
प्राइमरी की, what I am going to make this ID, I am making this ID as the primary key, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी जिस टाइम पे मैं टेबल क्रिएट करूँगी इसको क्या बना दूंगी, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की से क्या होगा, इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे, यूनिक होंगे और नल वैल्यूज हम एंटर नहीं कर पाएंगे। अब फीस आईडी के टाइम पे क्या होगा, फीस आईडी में मैं इस पर्टिकुलर एस आईडी को क्या बनाऊंगी, फॉरेन की। क्या बनाऊंगी मैं इस पर्टिकुलर एस आईडी को, फॉरेन की। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हेयर क्या, फॉरेन की। तो यहाँ पर मेरी ये आईडी क्या हो गई, फॉरेन की। तो मैं ये कह सकती हूँ जो मेरी स्टूडेंट टेबल है ये मेरी क्या है, पेरेंट टेबल है, और यहाँ पर जो फीस आईडी है वो क्या है, चाइल्ड टेबल है। देखो अब कॉन्सेप्ट समझना होता क्या है, कैसे हम रिलेट करते हैं। पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड पहले एंटर होंगे, ठीक है। पेरेंट टेबल में क्या होगा, रिकॉर्ड्स पहले एंटर होंगे। आपने क्या करा, पेरेंट टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड एंटर कर दिए। पहले नंबर पे आपने लिखा अमित, आपने लिखी क्लास। दूसरे नंबर पे आपने अनुज लिखा, उसकी क्लास लिखी। तीसरे पे आपने कनिका लिखी, उसकी क्लास लिखी। तो ये क्या हो गई आपकी स्टूडेंट आईडीज, ठीक है। अब क्या होगा, एट अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इन अ फॉरेन की, आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट आईडी लिखोगे। जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे फिल कर दोगे। इस टाइम पे अब ये करेगा क्या, ये इस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करता है। यहाँ पे अगर आपने लिखा 1, ठीक है, ये रिलेट करेगा यहाँ पर क्या इस टेबल के अंदर 1 है या नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने ये क्या बोला, प्राइमरी की और फॉरेन की आपस में एक साथ काम करती हैं। यहाँ पे ये पेरेंट टेबल और ये चाइल्ड टेबल है। तो जब भी आप चाइल्ड टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऐड करोगे जिस कॉलम में को आपने फॉरेन की बनाया है, तो पहले वो पेरेंट टेबल के पास जाएगा और पेरेंट टेबल के पास जाके क्या चीज़ चेक करेगा कि पेरेंट टेबल में ये पर्टिकुलर आईडी है या नहीं है। अगर ये पेरेंट टेबल में इसको आईडी मिल गई तो ये आपको ये रिकॉर्ड एंटर करने देगा। समझ में आया। अगर पेरेंट टेबल के अंदर इस आईडी पे इसको रिकॉर्ड मिलेगा तो ये आपको एंटर करने देगा। अगर इसको नहीं मिलेगा तो आपको ये रिकॉर्ड एंटर नहीं करने देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 नहीं है ना, अगर मैं स्टूडेंट आईडी 4 के साथ रिकॉर्ड एंटर करना चाहूँ ना, तो यहाँ पर मुझे ये एक एरर देगा, क्या, फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट फेल्स। क्या एरर देगा, फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट्स फेल्स, चेक योर सिंटेक्स। क्यों, क्योंकि ये 4 जो आईडी है, जो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, ये जो 4 है वो आपकी पेरेंट टेबल में नहीं है। तो जब तक कोई रिकॉर्ड पेरेंट टेबल में नहीं होगा आप उसको चाइल्ड टेबल में ऐड नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की और फॉरेन की का। और क्या हेल्प मिलती है, देखो अब फीस जब आप कलेक्ट करोगे तो आप इन दोनों टेबल के हेल्प से एक साथ रिकॉर्ड फैच कर पाओगे अगर आपकी क्या है, प्राइमरी की और फॉरेन की है। दैट मीन्स मैं इस टेबल में से स्टूडेंट आईडी, नेम और अमाउंट, ये 3 चीज़ें देख सकती हूँ। कब, जब इन दोनों टेबल के अंदर क्या हो, प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप हो। फाइन, तभी हम देख सकते हैं। 2 या 3 टेबल में से अगर हमें रिकॉर्ड्स एक साथ देखने हो तो वो क्या करेगा, एक वर्चुअल टेबल बना के दे देगा मुझे। वर्चुअल टेबल का मतलब होता है वो टेबल जब आप सेलेक्ट लिखते हो ना, सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उस टाइम पे जो भी सेलेक्ट के टाइम पे हम क्या लिखते हैं, देखो आप लिखते हो सिंपल सेलेक्ट, जो भी आपको सेलेक्ट करना है तो आपको वो क्या करता है, एक आउटपुट दे देता है। तो वो जो आपको आउटपुट देता है वो क्या होता है, वर्चुअली तो होता है, वो कहीं परमानेंट थोड़ी ना होता है, वो कहीं परमानेंटली सेव थोड़ी ना होता है। वो सारा रिकॉर्ड क्या होता है, टेम्परेरी होता है। तो इस केसेस में हम 2 या 3 टेबल में से जो रिकॉर्ड्स हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे फेच करके पर्टिकुलर एक चीज़ देख सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं। समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की का। वापस एक बार सुन लेना जो मैंने ये समझाया है, जिसको समझ नहीं आया। क्लियर, बाकी जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना इनके तो और भी ज़्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव बैक टू आवर स्लाइड। हाँ जी, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइल्ड टेबल और ये पेरेंट टेबल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब लगाते कैसे फॉरेन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मैंने क्या बोला, जैसे मैंने आपको बोला स्टूडेंट और फीस टेबल का एग्जाम्पल दिया था, सेम मैंने यहाँ पे लिया है। स्टूडेंट टेबल बनाई हुई है, ठीक है, जो हमने एक पहले बना ली थी। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक फीस टेबल बनाई है। अब इस फीस टेबल के अंदर मैंने क्या लिखा है, फीस टेबल का नाम क्या है, फीस। क्लियर, फीस आईडी को क्या बना दिया, प्राइमरी की, नॉट एन इशू। किसी भी टेबल के अंदर एक कॉलम जो होता है वो क्या हो सकता है, प्राइमरी की, हमने बना दिया। स्टूडेंट आईडी हमने ले ली, ठीक है। फीस ले लिया, अमाउंट किस में ले लिया, डबल में, क्योंकि फीस हो सकता है आपके डेसिमल में आ जाए।
फॉरेन की हमने लिया किसको, स्टूडेंट आईडी को। ये ध्यान से देखना, इसका सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं भूल जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, एरर आते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सिंटेक्स बहुत अच्छे से नोट कर लेना। फॉरेन की के बाद हमने क्या लिखा, स्टूडेंट आईडी। ये स्टूडेंट आईडी कौन सी है बेटा, ये वाला कॉलम है जो आपका इस टेबल में है, जिसको आप फॉरेन की बनाना चाहते हो। समझ में आ रही है बात। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी मस्ट बी एग्जिट इन दैट टेबल इन विच यू आर गोइंग टू इम्पोज द फॉरेन की। जिस टेबल के जिस कॉलम पे आप फॉरेन की लगाना चाहते हो उसका नाम आप यहाँ लिख दो। आप स्टूडेंट आईडी पे लगाना चाहते हो स्टूडेंट आईडी लिख दो, आप किसी और कॉलम पे लगाना चाहते थे उस कॉलम का नाम यहाँ लिख दो जिसको आप फॉरेन की बनाना चाहते हो। ठीक है, मुझे इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की बनाना था, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी का नाम यहाँ लिख दिया, कहाँ पे, फॉरेन की के जस्ट बाद। अब आप क्या लिखोगे, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब ये पर्टिकुलर टेबल किस टेबल को रेफरेंस करेगी, इसकी पेरेंट टेबल क्या होगी, स्टूडेंट आईडी। जो स्टूडेंट टेबल है ना आपकी, उस टेबल के अंदर जो स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम था वो आपका क्या है, प्राइमरी की कॉलम है, जिसको आपने पेरेंट टेबल की प्राइमरी की बनाया था। तो स्टूडेंट टेबल के जिस कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया था और जिसके साथ आप इस टेबल का रिलेशन बनाना चाहते हो उस कॉलम का नाम आप यहाँ लिख दो। क्लियर। So student table is my parent table in which I have made student ID as a primary key, and I want to create a relationship between the student table and fees table, where student table is my parent table in which student ID is a primary key column, and fees table is my child table in which student ID here is a foreign key column. Clear? So remember this syntax, how to write the foreign key, how to create the foreign key constraint on a table. You have to write foreign key. After writing the foreign key, you have to mention the column on which you want to create the foreign key. Then write the references keyword. References denote the reference of the parent table. After writing the references, write the name of the parent table. Then write the column from which you want to make the relationship between the parent and child table. It's clear to all? I hope this concept is clear because it's very 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 important. Then next is check constraint. check का मतलब क्या हुआ, check से ही समझ में आ रहा है, कुछ check करना, conditions check करना। ठीक है, so the check constraint is used to limit the value range that can be placed in a column. चेक क्या करता है, आपके कॉलम के अंदर वैल्यूज़ को लिमिट करता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, अमाउंट लिखना है फीस का, आपने क्या चेक कॉन्स्टेंट लगा दिया, अगर अमाउंट ग्रेटर देन 1000 होगा तभी आप एंटर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या कर दिया, एक लिमिट लगा दी, अगर मेरा अमाउंट जो होगा बड़ा होगा 1000 से, देन ओनली आई एम एबल टू एंटर दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम। क्लियर। If you define a check constraint on a single column, it allows only certain value for this column. जिस भी कॉलम पे आप check constraint लगाओगे वो उसी टाइप की वैल्यूज आपको एंटर करने देगा उस कॉलम में। If you define a check constraint on a table, it can limit the value in certain column based on the value in other columns in a rows. अगर आप टेबल पे कैसे लगाएंगे आप check constraint, वो देख लेते हैं कैसे ये लिमिट करता है वैल्यूज को। check constraint on create table, simply you have to write same syntax, create table name, then write the number of columns whatever you want to create. Then I have written what, check age is greater than 18. that means अगर हम यहाँ पर एज एंटर करेंगे तो वो क्या चेक करेगा, एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किसके, 18 के। दैट मीन्स अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर या उसके इक्वल नहीं है तो आप वो एज या वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड उस टेबल में एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चेक कॉलम क्या लिमिट करता है, द वैल्यू विच यू आर गोइंग टू एंटर इन अ पर्टिकुलर कॉलम विद सम स्पेसिफाइड कंडीशंस ऑन दैट वैल्यूज। क्लियर, it's clear I hope. So whatever the constraints we have read out today, these all constraints you must go through all these things, and all these constraints must be clear in your mind because this
session is very important for making the relationships in a table for fulfilling the RDBMS criteria. So I hope this constraint topic is clear to all of you. So if you like the particular video, press like button, share this with your friends, and if you have not subscribed the channel yet, so subscribe this channel. So students, thank you for watching.